हेलो, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज आपको बीए सेकंड ईयर में सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक ब्रॉड डेमोग्राफिक फीचर्स, पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ रेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रगतिशील एवं सक्रिय जनसंख्या ही उसकी अमूल्य निधि एवं प्रेरक शक्ति है। कहने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन जो होनी चाहिए वो वर्किंग पॉपुलेशन जो होनी चाहिए बुद्धिमान होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए और सक्रिय होनी चाहिए, तो देश की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। अब हम देखते हैं मानव संसाधनों का या पॉपुलेशन का क्या महत्व है। पहला पॉइंट, सक्रिय साधन। जनसंख्या देश के उत्पादन का एक सक्रिय एवं सजीव साधन है। दूसरा, श्रम शक्ति का बाजार। जनसंख्या ही श्रम शक्ति का प्रमुख एवं एकमात्र स्रोत है। कार्यशील जनसंख्या ही श्रम शक्ति का निर्माण करती है। कहने का मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है वो लेबर मार्केट का हिस्सा बनती है, और लेबर मार्केट और गुड्स मार्केट मिलकर के जो है वो लेबर मार्केट जो है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर या श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। तीसरा, उत्पादन का बाजार। देश की जनसंख्या ही उत्पादित वस्तुओं का बाजार है, क्योंकि उनकी उपभोग मांग से वस्तुओं का बाजार उपलब्ध होता है। भारत की विशाल जनसंख्या उसके उत्पादन का बहुत बड़ा बाजार है। चौथा, उत्पादन का आकार और प्रकार। देश में उत्पादन का आकार, स्वरूप एवं उत्पादन की पद्धति आदि सब देश की जनसंख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि देश की जनसंख्या की मांग अधिक होने पर उत्पादन का आकार बड़ा किया जा सकता है। कहने का मतलब है अगर पॉपुलेशन जो है किसी भी देश की ज़्यादा है तो गुड्स एंड सर्विसेज की भी जो है मांग ज़्यादा होगी, क्योंकि देश की जनसंख्या की मांग अधिक होने पर ही उत्पादन का आकार बड़ा किया जा सकता है। जिन वस्तुओं की मांग होगी उन्हीं का उत्पादन किया जा सकेगा, और उत्पादन की पद्धति भी जनसंख्या की अधिकता होने पर श्रम प्रधान होने की प्रवृत्ति रहेगी। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास। जनसंख्या की पर्याप्तता आर्थिक विकास का आधार है। कम जनसंख्या होने पर देश के प्रचुर आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनों का विदोहन संभव न होने पर देश के आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है, और जनाधिक्य भी आर्थिक विकास में समस्या उत्पन्न करता है। अतः उपयुक्त एवं सर्वोत्तम जनसंख्या आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। कहने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन न तो बहुत ज़्यादा हो और न बहुत कम हो, दोनों ही स्थिति में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर होता है। तो इसके लिए ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। अगला पॉइंट है साधन एवं साध्य दोनों। देश की जनसंख्या एक और उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, तो दूसरी ओर सारे उत्पादन व्यवसाय का साध्य है। कहने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन जो है वो जो है श्रम शक्ति का बाजार बनाती है, और वही पॉपुलेशन जो है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी करती है। अनुसंधान एवं नवीन तकनीक। देश की बुद्धिमान जनसंख्या ही उत्पादन की नवीन तकनीक, नए बाजारों की खोज, नए कच्चे माल की खोज, नए उपयोगियों की खोज और निर्माण की खोज करती है। पॉपुलेशन ही जो है देश की अमूल्य निधि है। प्रगतिशील एवं विवेकपूर्ण स्वस्थ जनसंख्या देश की अमूल्य निधि है। सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का आधार। जनसंख्या ही देश की सैन्य शक्ति और सुरक्षा का आधार भी है। यह देश की स्वतंत्रता की रक्षा पंक्ति और सार्वभौमिकता की सजग प्रहरी होती है। तो ये हमने कुछ बिंदु देखे जिसमें हमने देखा कि पॉपुलेशन, और वह भी ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉजिटिव रोल प्ले करती है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, किसी भी देश की जनसंख्या का उसके आर्थिक विकास से गहरा संबंध है, क्योंकि जनसंख्या का आकार, प्रकार और वितरण आर्थिक विकास को कई प्रकार से प्रभावित करता है। अगर देश में जनसंख्या अनुकूलतम स्तर से कम है तो जनसंख्या में वृद्धि, उपलब्ध साधनों के बेहतर उपयोग, श्रम शक्ति में वृद्धि, रोजगार वृद्धि, उत्पादन वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। ये जो है पैरामीटर्स अगर अपन इनको वापस से देखें तो जनसंख्या अगर ऑप्टिमम है तो उससे श्रम शक्ति में वृद्धि होगी, लेबर मार्केट जो है बढ़ेगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तीसरा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। चौथा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। और ये सब चीज़ें बढ़ने से जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मार्ग जो है प्रशस्त होगा। जबकि जनाधिक्य की स्थिति में
पॉपुलेशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बनेगा, बेरोजगारी की समस्या आएगी, भुखमरी की समस्या आएगी, गरीबी की समस्या आएगी और इससे आर्थिक विकास का मार्ग जो है वो हैम्पर होगा, रुकेगा। यहाँ तक कि पर्यावरण विनाश एवं बढ़ता प्रदूषण मानव जीवन को दुर्भर बना देता है। ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होगी तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। विभिन्न जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने परिस्थितियों के आधार पर जनसंख्या और आर्थिक विकास के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या अलग अलग प्रकार से की है। इसमें पहला जो दृष्टिकोण है वो कोले हुअर का दृष्टिकोण है तथा जनसंख्या का कोले हुअर दृष्टिकोण क्या है? जनसंख्या पर कोले तथा हुअर के दृष्टिकोण की व्याख्या उनकी प्रसिद्ध कृति पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज में की गई है, जो 1958 में प्रकाशित हुई थी। ध्यान देने वाली बात है कि एक प्रोमिनेंट किताब जो है लिखी थी कोले और हुअर ने, उसका टाइटल है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज। जो लो इनकम कंट्रीज है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की गई। इसके अनुसार जिस अर्थव्यवस्था में संतानोत्पत्ति की दर ऊंची या ऊंची उर्वरकता जिसे कह सकते हैं हायर फर्टिलिटी होती है, उसमें हायर फर्टिलिटी के कारण बचतें कम होती है और पूंजी विनियोग का एक बड़ा भाग अपेक्षाकृत अनुत्पादक कार्य में लग जाने से सामाजिक आधारभूत ढांचों के कार्य जैसे शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए पूंजी निवेश में कमी आ जाती है। क्या कह रहे हैं इस किताब के अंदर कि अगर किसी भी देश की फर्टिलिटी जो है हायर है तो उस देश की जो है सेविंग्स जो है कम होती है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और आय का एक बहुत बड़ा भाग अपेक्षाकृत अनुत्पादक कार्य में लगने से सामाजिक आधारभूत ढांचे के कार्य जैसे शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए पूंजी निवेश में कमी आती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इन दूसरे जैसे शिक्षा और हेल्थ केयर ये हैम्पर होगा, इसमें जो है कमी आएगी। अतः प्रारंभिक 15 वर्षों में जब श्रम शक्ति स्थिर बनी रहती है तो ऊंची उर्वरता वाली अर्थव्यवस्था में नीची उर्वरता वाली अर्थव्यवस्था की तुलना में सकल नीची उर्वरता वाली अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय कम होती है। अब क्या कह रहे हैं ये, इसको आगे अच्छे तरह से समझने की जरूरत है कि हायर फर्टिलिटी वाली जो इकोनॉमी है उसका कंपैरिजन अगर हम लोअर फर्टिलिटी वाली इकोनॉमी से करें तो हम क्या देखते हैं कि लोअर फर्टिलिटी वाली अर्थव्यवस्था की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय जो है कम होती है, किंतु कालांतर में दीर्घावधि में ऊंची उर्वरता की दशा में श्रम शक्ति में तेजी से वृद्धि के कारण उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यद्यपि ऊंची उर्वरता की स्थिति में नीची उर्वरता की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक तेजी गति से बढ़ता है, किंतु जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का बढ़ना अनिश्चित रहता है। कोले हुअर मॉडल के ये तर्क कुछ सीमा तक सार्थक होते हुए भी उसमें जनसंख्या और बचत तथा निवेश संरचना के प्रभाव काफ़ी अनिश्चित ही बने रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या सेविंग रहेगी हायर फर्टिलिटी वाले देश में, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये सब जो है वो अनिश्चित बने रहते हैं। दूसरा अप्रोच जो है वो है रॉबर्ट कैसोन का दृष्टिकोण। रॉबर्ट कैसोन ने जनसंख्या और आर्थिक विकास के पारस्परिक संबंध पर एक अपने दृष्टिकोण को एक लेख के अंदर डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन में व्यक्त किया। उसके कुछ पॉइंट जो हैं वो इस तरह से हैं। पहला पॉइंट ये लिखा कि कृषि में पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि के प्रभाव। रॉबर्ट कैसोन के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होने पर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने, कृषि क्षेत्र में यंत्रों, औजारों, उर्वरकों तथा विद्युत आपूर्ति आदि के लिए अधिक पूंजी एवं विदेशी विनिमय लगाना पड़ता है। देखिए, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइजेशन भी करना पड़ेगा, उर्वरक भी ज़्यादा चाहिएंगे, विद्युत आपूर्ति भी ज़्यादा चाहिएगी और इन सब के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों को ऊंचे प्रतिफल वाले विनिर्माण क्षेत्र से हटाकर नीचे प्रतिफल वाले एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाने की बाध्यता उत्पन्न होगी। कहने का मतलब है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपका फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना होकर एग्रीकल्चर सेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत महसूस होगी और कृषि क्षेत्र में पूंजी उत्पत्ति अनुपात या कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ जाता है और इससे अर्थव्यवस्था में समग्र बचत विनियोग ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है गरीबी हटाने तथा रोजगार बढ़ाने में कठिनाई। रॉबर्ट कैसोन के अनुसार जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो श्रम शक्ति में तेजी से वृद्धि होती है, तो प्रायः लोगों की मजदूरी नीची और उत्पादकता कम होती है। अतः ऊंची औसत मजदूरी पर रोजगार बढ़ाने तथा गरीबी हटाने में बाधा उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट देखें, आय के वितरण पर बुरा प्रभाव। देश में जनसंख्या बढ़ने पर आय के वितरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ती है तो कृषि क्षेत्र में दबाव बढ़ने से निर्धन परिवारों की संख्या अन्य क्षेत्रों के धनी परिवारों की संख्या के मुकाबले कहीं अधिक होने से आय वितरण में असमानता की समस्या आती है। अगर हम देखें कि कोई भी लो इनकम कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जो है वो नेगेटिवली इम्पेक्टेड रहता है। और हम क्या देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आता है क्योंकि रोज़गार के दूसरे साधन ना होने से बढ़ी हुई पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में ही लगती है। अगला पॉइंट है पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव। रॉबर्ट कैसोन के मतानुसार जनसंख्या में वृद्धि का देश के पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि एक और जनसंख्या में वृद्धि से देश में भूमि, जल, पशुधन और वनस्पति आदि के संतुलन बिगड़ते हैं, वही दूसरी ओर सिंचाई, रसायनों और उर्वरकों के उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास में बाधा। जनसंख्या में वृद्धि का आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ एक और जनसंख्या में वृद्धि से श्रम शक्ति में तो वृद्धि होती है, बाजार का विस्तार भी होता है, टेक्नोलॉजी का विकास भी होता है, रोजगार उत्पादन में वृद्धि से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि से अगर पॉपुलेशन जो है वो ऑप्टिमम तरीके से ग्रो होती है तब तो वो तो फायदेमंद है, लेकिन अगर बहुत ही विस्फोटक वृद्धि से अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों पर बढ़ते दबाव, विशाल श्रम शक्ति को प्रशिक्षित कर एकजुट करके उत्पादक कार्यों में लगाना एक विशाल विकट समस्या बन जाती है। कैसे उस पॉपुलेशन को जो है मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट दें, ये जो है बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बढ़ जाने से आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट ने आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। तो ये हमने देखी है दो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिलेट करने वाली कुछ थ्योरीज हैं जिसको हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं क्या है, सेलिएंट फीचर्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है कि भारत की जनसंख्या जो है विशाल है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.5% ही है, लेकिन उसमें विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग निवास करता है। कहने का मतलब है कि जितनी लैंड हमारे पास है वो तो 2.4% ही है वर्ल्ड की, लेकिन पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है वो 17.2 है। इसका मतलब एक्सेसिवली पॉपुलेटेड नेशन है ये। दूसरा, विश्व में द्वितीय स्थान है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है जिसकी जनसंख्या 136 करोड़ से अधिक हो गई है और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग रहता है। ये पहले ही बताया जा चुका है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि है। भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जहां 1901 के अंदर हमारी जनसंख्या 23.8 थी, 1951 में बढ़कर के 36 करोड़ हुई, 1991 में 84.6 करोड़ थी और अब जो है वो 134 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या, अगला पॉइंट है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि के कारण उसकी ऊंची वृद्धि दर है। पिछले दशकों में निरंतर बढ़ोतरी होती गई है।
जहां 1921 से लेकर 31 के दशक में जनसंख्या में 11% की वृद्धि हुई, जबकि 1941 से 51 के बीच यह 13.3%, 1971 से 81 के बीच में 24.6% और 81 से 91 के बीच में 23.5% और 1991 से 2001 में 21.34% और 2001 से 2011 के बीच में 17.7% रही। तो हम देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर जो है इस दशक के अंदर 2001 से 11 के दशक में वृद्धि थोड़ी कम रही है, 17.7 पिछले दशकों की तुलना में। अगला पॉइंट है, जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की, वो है हाई बर्थ रेट। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। प्रति 1.5 सेकंड में एक बच्चा जन्मता है और एक दिन में लगभग 5,800 नए बच्चों का आगमन होता है। ऊंची मृत्यु दर भी है, हाई डेथ रेट। भारत की जनसंख्या में जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची है और शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची है। भारत में मृत्यु दर भी विकसित देशों के मुकाबले अधिक है। जहां भारत में 2013 में मृत्यु दर 7 प्रति हजार थी, वहां अमेरिका में 6.9, कनाडा में 7 तथा जापान में 6 ही है। कार्यशील जनसंख्या का नीचा अनुपात है, लो रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। भारत की कुल जनसंख्या के मुकाबले कार्यशील जनसंख्या कम है। 1991 में कुल जनसंख्या 84.6 करोड़ थी, उसमें कुल कार्यशील जनसंख्या 33 करोड़ ही थी सिर्फ। इस प्रकार कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का 37.5% ही है, जबकि 1951 के अंदर कार्यशील जनसंख्या 39% थी। तो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।